बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, पाकिस्तान के जजेस जिस तरह के काम कर जाते हैं, शायद दुनिया में इसकी कोई मिसाल मिलती हो। आज जो जस्टिस नईम अफ़गान साहब ने और जस्टिस अमीनुद्दीन ने एक कारनामा सर अंजाम दिया है, अगर उसकी बात करें तो शायद दुनिया के अंदर उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती कि जनाब दो जजेस बैठ के ये इख्तलाफी नोट जारी कर दें जिसमें वो ये लिख दें कि रियासती इदारे जो हैं वो अदालत का कहना ना माने। तो ऐसी नज़ीर कहीं पे भी तारीख में नहीं मिलती कि जनाब खुद जजेस जो है वो बैठें और वो ये लिख दें, तहरीरी तौर पे ये लिख दें कि जनाब अदारे जो हैं वो अदालतों का फैसला ना माने। और ये एक नई तारीख रकम की है आज जनाब इन दो जजेस ने। और अगर इसी तरह करना है तो आप दोनों से भी यही मशवरा है सर कि आप सुप्रीम कोर्ट को ज़रूर ताले लगा दें। और जो आवाम के टैक्सों पे आप मरात ले रहे हैं और लाखों में तनख्वाहें ले रहे हैं, तो ये छोड़ें, घर जाएं, इदारे खुद ही फैसला करें उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। अदालतों को अंदर जो है वो टाइम वेस्ट करने के लिए आपने क्यों रखा हुआ है। अब ये मामला क्या था, मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो एक फैसला आया 12 जुलाई को, उसके बाद जो मरोड़ हैं वो बहुत सारे हलकों के अंदर उठ रहे थे, हुकूमत के अंदर बहुत ज़्यादा मरोड़ उठ रहे थे। और हुकूमत के और ताकतवरों के जो गैर सरकारी तर्जुमान हैं वो भी यही कह रहे थे कि जनाब इदारे जो हैं वो शायद इस सारे मामले को ना माने, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी शायद इस सारे फैसले को ना माने और एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती कि जनाब इस फैसले को माना जाए। ये जो गैर सरकारी तर्जुमान हैं जो बगैर तनख्वाहों के टीवी स्क्रीनों पर बैठ के तर्जुमानी करते हैं ताकतवरों के, वो तो ये बात पहले ही कर रहे थे। तो आज वही तर्जुमानी जो है ये इन दो मुअज़्ज़िज़ जजेस की जानिब से जो है वो कर दी गई है। और उनके मुताबिक जो ये सीटें दी गई हैं ये बगैर किसी कानून के और बगैर मांगे इंसाफ दिया गया। ये तकरीबन वही बात है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की प्रेस कॉन्फ्रेंस या हुकूमती हलकों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को एज इट इज़ जो है वो उन्होंने आज इस इख्तलाफी नोट में लिख दिया है। और हुकूमती हलकों में शायद इस पर थोड़ी सी खुशी भी है, और खुशी इसलिए है क्योंकि एक तो भी जो है वो तहरीरी फैसला जो तफसीली फैसला वो जारी नहीं किया गया मखसूस नशिस्तों का। और दूसरी चीज़ ये कि जो हुकूमत है वो इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरमीम करने जा रही है उस पर उनको ऑलरेडी एक जवाज़ चाहिए। और अगर इस तरह की बातें अदालत के अंदर बैठे जजेस ही करेंगे तो जवाज़ उनके लिए जो है वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन अब ये बात तो कर दी है इन दो जजेस ने, जस्टिस नईम अफ़गान साहब ने और अमीनुद्दीन साहब ने। अब ये इख्तलाफी नोट लिख तो दिया है। अब जो बाकी जजेस हैं, जिन 8 जजेस ने ये अक्सरियती फैसला दिया था कि जो सीटें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती है और उनको मिलनी चाहिए, अब बॉल जो है वो उनके कोर्ट में है क्योंकि उन्होंने अभी तफसीली फैसला जारी करना है। और वो उस तफसीली फैसले में इनका इख्तलाफी नोट का भी एक एक सवाल जो उन्होंने इसमें उठाया है उसका जवाब उस तफसीली फैसले में लिख सकते हैं। अब शायद जो जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर शाह साहब जो हैं वो मामला शुरू करेंगे लेवल प्लेइंग फील्ड से भी पहले से। और फिर जो 8 फरवरी के दिन सारा कुछ मामला हुए वो, और उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीना गया और उनके उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार ठहराया गया, उस सारी तफसीलात को जो है वो उस तफसीली फैसले में डाला जाएगा। तो एक तरह से ये एक लूज बॉल भी है जो किसी के इशारों पे शायद जो है वो आज करवा दी गई है। और इस पे अब छक्का मारने का टाइम है उन 8 अक्सरियती जजों के पास जिन्होंने ये फैसला जो है वो सुनाया था। अब जनाब मामला कुछ यूँ था कि ये 13 रुकनी बेंच था जिसने तफसीली फैसला जिसने ये फैसला किया कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो किसको मिलेंगी। और उसमें से 8 जजेस जो हैं उन्होंने तो ये माना कि ये क्योंकि फैसले की तशरीह गलत की गई थी सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी वाले फैसले की, जो काजी फायज ईसा साहब ने बल्ला वापस लेके किया था, तो उस तशरीह की गलती की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो इनके लोग जीत के आए थे, वो जो हैं उनको आज़ाद तस्वर किया गया। तो ये गलती इलेक्शन कमीशन की थी, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्टी के तौर पे मौजूद ज़रूर है लेकिन उनका सिर्फ इंतखाबी निशान उनके पास नहीं था। तो अब उनको टाइम दिया जाता है 15 दिन का कि वो जिस पार्टी के अंदर भी शामिल होना हो चाहे वो हो जाए। और जो बाकी के 3 जजेस थे, क्योंकि 11 जजेस का तकरीबन ये मानना था उस बेंच के अंदर कि जो सीटें हैं कम अज़ कम वो 39 लोग जिनकी वाबस्तगी इलेक्शन कमीशन भी मानता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थी, उनको ये सीटें मिलनी चाहिए, तहरीक इंसाफ को ये वो सीटें मिलनी चाहिए। सिर्फ ये 2 जजेस थे जिन्होंने इस चीज़ से इख्तिलाफ किया था। बाकी ये फैसला अगर देखा जाए तो 11 जजेस का था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन आज ये 29 सफ़हात पे मुश्तमिल जो इख्तिलाफी नोट इन्होंने पूरा आज जारी कर दिया, उसके अंदर अगर देखें तो बहुत से सवालात उठते हैं।
اور سوالات کیا اٹھتے ہیں؟ ایک تو اس فیصلے میں انہوں نے آج یہ اختلافی نوٹ میں جو اقلیتی فیصلہ آپ اس کو کہہ لیں جو جاری کیا گیا، بالکل بھی کہیں یہ نہیں لکھا گیا کہ وہ جو 13 جنوری کا فیصلہ تھا اس کا جو اس کے بعد جو الیکشن کمیشن نے اس کی انٹرپریشن کی تھی، جو اس سے انہوں نے نتیجہ نکالا تھا وہ غلط ہے۔ ایک تو انہوں نے بالکل یہ نہیں اس کے اندر جواب دیا، اور نہ ہی وہ، کیونکہ بار بار جو 13 جنوری کا فیصلہ ہے وہ عدالت کے اندر جب یہ کیس کی سماعت چل رہی تھی وہ ڈسکس ہو رہا تھا، اور جو بھی بات آتی تھی وہ جا کے یہی ختم ہوتی تھی کہ یہ کیسے تصور کیا جاتا ہے کہ وہ پارٹی جو ہے وہ اب نہیں رہی اور آزاد ان کے امیدوار ہیں۔ تو اس کا جواب ان 29 صفحات میں جو ہے وہ انہوں نے نہیں دیا۔ اب جناب اس فیصلے کے مطابق جو جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے اختلافی نوٹ جاری کیا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل نے بطور سیاسی جماعت عام انتخابات میں حصہ نہیں لیا، حتیٰ کہ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین نے بھی آزاد حیثیت میں انتخاب لڑا۔ جناب جو احمد وڑائچ صاحب ہیں ان کے مطابق جو NA 89 میاں والی کا حلقہ ہے نا، اس میں سنی اتحاد کونسل کا امیدوار تھا، اس کے اندر کہیں پہ بھی یہ شرط نہیں ہے کہ وہ جیتا ہوا امیدوار تھا یا ہارا ہوا امیدوار تھا، لیکن سنی اتحاد کونسل کا NA 89 میاں والی میں امیدوار الیکشن پہ کھڑا ضرور ہوا تھا، چاہے وہ ہار گیا تھا۔ تو ایک تو یہ بات ہے حضور کہ آپ پہلے پورا سارا سینیریو دیکھ لیں کہ کیا الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ، اور یہ فارم 47 کے مطابق ہے کہ سنی اتحاد کونسل کا ایک بندہ NA 89 کے اندر کھڑا تھا۔ اب اس کے بعد جناب وہ مزید کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس کیس میں فریق ہی نہیں تھی، PTI کو ریلیف دینے کے لیے آرٹیکل 175 اور 185 میں تفویض دائرہ اختیار سے باہر جاتا ہے۔ ریلیف دینے کے لیے آرٹیکل 51، 63 اور آرٹیکل 106 معطل کرنا ہوگا۔ اب جناب آرٹیکل 51 کی انہوں نے بات کی کہ اس کو معطل کرنا ہوگا۔ اب آرٹیکل 51 کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 51 یہ کہتا ہے کہ جو جنرل سیٹوں کے حساب سے متناسب نمائندگی جو ہے وہ تمام پارلیمانی جماعتوں کو ملنی چاہیے۔ تو اس میں جناب آپ دونوں معزز ججز سے یہ سوال ہے کہ اس میں یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے اگر اتنی سیٹیں نہیں بنتی، متناسب نمائندگی سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو سیٹیں دے دی جائیں؟ تو اس کا جواب بھی آپ نے نہیں دیا۔ آپ کم از کم وہ بھی لکھ دیتے کہ یہ کس جگہ پہ مینشن ہے آرٹیکل 51 میں کہ جس کی جتنی متناسب نمائندگی کے حساب سے سیٹیں بنتی ہیں اس سے زیادہ اس کو دے دی جائیں۔ پھر آپ نے جناب آرٹیکل 63 کی بات کی۔ آرٹیکل 63 وہی ہے کہ ایک اس کی ڈفرینٹ جو ہیں وہ آگے ہیں آرٹیکل 63 1A B C، اور آرٹیکل 63 F کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ شاید اس کی بات کی گئی ہے جس میں جو ہے وہ ایک پارٹی کے ساتھ آپ اپنی وابستگی جو ہے وہ بدل نہیں سکتے، اور اگر آپ وابستگی بدلیں گے تو آپ نااہل قرار ہو جائیں گے، جس کی مثال ملتی ہے پنجاب کے اندر ان 20 حلقوں کی جو پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں پہ دوبارہ انتخابات ہوئے تھے، اس میں بھی سپریم کورٹ نے ہی تشریح کی تھی اس کی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب آپ اگر ایک پارٹی سے وابستگی ہٹا کے دوسری پارٹی میں جائیں گے تو آپ کو نااہل قرار دے دیا جائے گا۔ اور اس آرٹیکل کے بعد انہوں نے ایک آرٹیکل کی بات کیا، آرٹیکل 106 کی۔ اب 106 جو ہے وہ غیر مسلموں کو متناسب نمائندگی کے حساب سے جو یہ منورٹیز کی سیٹ ہے اس کے حوالے سے ہے، اور جو سنی اتحاد کونسل ہے اس کے آئین کے اندر یہ ہے کہ جناب ان کی پارٹی کو کوئی بھی غیر مسلم جو ہے وہ جوائن نہیں کر سکتا۔ لیکن معاملہ اب یہ سنی اتحاد کونسل کا نہیں رہ گیا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو باقاعدہ جماعت کے طور پہ تسلیم کیا گیا، تو یہ بات جو ہے وہ اب سنی اتحاد کونسل کی نہیں رہ گئی، یہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے۔ اور جو اکثریتی جج ہیں ان کے مطابق تو جو 80 کے 80 جو رہنما پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کی وابستگی تحریک انصاف سے ہے، لیکن جو 3 ججز ہیں ان کے مطابق 39 وہ لوگ جن پہ الیکشن کمیشن بھی مانتا ہے کہ ان کی وابستگی تحریک انصاف سے ہے، ان کو کم از کم وہ سیٹس ملنی چاہیے۔ اب جناب مزید وہ اپنے اختلافی نوٹ میں کہتے ہیں کہ کوئی ریاستی ادارہ ایسے عدالتی حکم کا پابند نہیں جو آئین سے مطابقت نہ رکھتا ہو۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں کوئی حکم موجود نہیں تھا۔ الیکشن کمیشن نے آئین قانون کی روشنی میں مخصوص نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں میں تقسیم کی۔ آزاد امیدواروں کو الیکشن کمیشن قومی اسمبلی میں تسلیم کیا۔ آزاد اراکین کو تینوں صوبائی اسمبلیوں میں طریقہ کار مکمل ہونے کے بعد تسلیم کیا گیا۔ تو جناب اس میں بھی انہوں نے سب سے پہلی لائن یہی لکھی ہے کہ جو ریاستی ادارے ہیں وہ ایسا کوئی حکم نہ مانے جو آئین اور قانون سے متصادم ہو۔ تو جناب آپ پھر گھر جائیں، ریاست خود ہی جو ہے وہ ادارے ہیں وہ آئین کو بھی دیکھیں اور قانون کو بھی دیکھیں، اور آپ جو ہے وہ عوام کے ٹیکسز
बेसिस पे जिस तरह पाल रहे हैं, आप फिर अपने घर चले जाएं। मजीद जनाब इख्तिलाफी नोट में कहा कि 39 या 41 अरकान असम्बली जिसका मुख्तसर अक्सरियती फैसले में हवाला दिया गया, ये मामला मुतनाज़ नहीं था। ये एतराज़ नहीं उठाया गया कि अरकान सुन्नी कौंसल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन और ना ही हाई कोर्ट में फरीक थी। सुप्रीम कोर्ट में फैसला जारी होने तक पीटीआई फरीक नहीं थी। इसके बाद जनाब मजीद उन्होंने कहा कि जजेस का कहना है कि 13 रुकनी फुल कोर्ट के 8 समातों में सबसे ज़्यादा वक्त का इस्तेमाल जजेस के सवालात पर हुआ। तो सर जब जजेस जो हैं वो सवाल नहीं करेंगे, वो केस को जानेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, तो उसके अलावा फैसला कैसे हो सकता है? कि इसी तरह होता है ना हमेशा सर कि जज पहले केस को समझेगा, उसके बाद उसका फैसला करेगा, या बिल्कुल आपकी तरह कि आपको एक लिखी लिखाई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो नून लीग को दी गई है वही आपको दे दी गई हो और आपको कहा जाए कि जनाब आप इसको छाप दें ताकि जो हुकूमत है उनको जो है वो थोड़ा सा उनके हलकों के अंदर खुशी आए। फिर जनाब मजीद उन्होंने इसमें कहा कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दी जा सकती हैं या नहीं, कोई भी वकील मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई को देने पर मुतफिक ना हुआ। इख्तिलाफी नोट में मजीद कहा गया कि कंवल शोजफ के वकील सलमान अकरम राजा ने भी दलाइल दिए। सलमान अकरम राजा ने भी वाजे कहा मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने से इतफाक नहीं करता। तो जनाब क्योंकि उस वक्त जो है वो मामला सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के हवाले से चल रहा था और सारा मामला सिर्फ एक 13 जनवरी के काजी साहब के उस फैसले का जो बल्ला उन्होंने अपनी रिटायरमेंट पे अपना मेडल लगा के उन्होंने साथ लेके जाना है उसके हवाले से था। तो वहाँ पे ना काजी साहब जवाब दे सके ना ये जजेस जवाब दे सके। तो मसला उस एक 13 जनवरी के फैसले की वजह से ख़राब था जिसकी कन्फ्यूजन थी कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को आज़ाद कैसे तस्वर कर लिया गया, क्यों जो है वो इनको एक पार्टी के तौर पर नहीं समझा जा रहा। तो ये सारे मामला जो हैं वो उस फैसले की वजह से दोबारा शुरू होते हैं। तो ये जनाब इख्तिलाफी नोट तो आ गया, अब इसका तफसीली फैसला जो जारी होना है इस केस का, उसके अंदर अब जो जजेस हैं वो लंबे लंबे छक्के मारेंगे और तमाम तर जो मामलात हैं जिस तरह वो देख रहे हैं इसको कि जनाब क्या क्या जवाब उन्होंने इस इख्तिलाफी नोट में उठाए गए 29 सवाल पर मुश्तमिल सवालात उठाए गए हैं, उनके जवाब क्या देने हैं। तो अब तफसीली फैसला बड़ा मज़े का होने वाला है इसका कि उसके अंदर कैसे तमाम चीज़ों को जो है वो 8 जजेस बैठ के जस्टिफाई करते हैं कि मामला कहाँ से ख़राब हुआ और कहाँ तक पहुँचा और ये नौबत क्यों आई कि सुप्रीम कोर्ट को मखसूस नशिस्तें देने के हवाले से भी जो है वो अंदर आना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुँची। और इसके बाद जनाब इमरान खान साहब की बात करें तो आज उन्होंने भी 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। एक तो खान साहब ने फिर वही बात कही कि जनाब मुज़ाकरा सिर्फ ताकतवरों से, 3 वही शराइत कि मैंडेट वापस करें और 9 मई पर माफ़ी जो है वो 9 मई की जुडिशल तहकीकात हों और जो हमारे रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पाबंद सलासिल हैं उनको रिहाई की जाए। फिर उन्होंने वही बात की कि जनाब मैं 2 बार फूड पॉइजनिंग का शिकार हो चुका हूँ डयाला जेल के अंदर, फ्रिज ना होने की वजह से जो खाना है वो ख़राब हो जाता है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करूँ जिसकी अब जरदारी साहब भी कहते हैं हमारे साथ बैठे हैं और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब भी शायद इमरान खान साहब से रब्ता करें। तो उन्होंने ये कहा कि अगर मैं इनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करता हूँ तो फिर तो इनकी हुकूमत चली जाती है। तो मुज़ाकरात सिर्फ उनसे होंगे जिनके हाथ में जो है वो ताकत होगी। और फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने जब आज इमरान खान साहब से मुलाकात की और उसके बाद वापस आए तो उन्होंने भी ये बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो माफ़ी का मुतालबा किया जाता है कि हम 9 मई पे माफ़ी मांगें, तो पहले माफ़ी वो मांगें जिन्होंने पहले गलती साबित करें। अगर हमारी गलती हुई तो हम माफ़ी मांगें, अगर हमारी गलती ना हुई तो वो माफ़ी मांगें जो हमें माफ़ी मांगने का कहते हैं। और अब ये मामला किधर जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बार बार जुडिशल इंक्वायरी का इसका कहती है और वो पेशावर हाई कोर्ट से रब्ता भी कर चुकी है कि इस पर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अब ये मामला 9 मई वाले कहाँ आगे जाते हैं और कहाँ पर जाके ख़त्म होते हैं और इसकी तहकीकात में कौन साबित होता है कि किसकी ये गलती है, वो जब ये जुडिशल कमीशन बनेगा इस पे फैसला आएगा तो उसके बाद ये तमाम चीज़ें जो हैं वो समझ आ जाएंगी कि किसने माफ़ी मांगनी है और किसको माफ़ी मांगनी चाहिए। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।